हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पहला लेक्चर। आज हम करने वाले हैं टॉपिक्स। पहला तो हम लैंड को आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और सॉइल के कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं लैंड से मेरे यार। देखिए लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। भाई रिसोर्सेज क्या है? वो कोई भी चीज़ जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके वो रिसोर्सेज होते हैं। देखिए रिसोर्सेज तीन प्रकार के थे, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। और ये जो लैंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस यार ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं। किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? नेचर से। ये जो लैंड है ये अर्थ के सरफेस में 30% कवर करता है। कितना? 30%। अगर ये पूरा अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस में से 30% जो है 30% वो 30% कवर करता है लैंड। 30% कवर करता है लैंड। तो बाकी के बचे हुए क्या है? तो बाकी के 70% क्या है? बाकी के 70% वाटर है। तो ज़्यादा अमाउंट अर्थ के अंदर वाटर है, यानी ब्लू पानी है जो कि ब्लू कलर का दिखता है। और इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कई बार कहते हैं। आपने लोअर क्लास में इसको पढ़ा होगा मेरे यार, यानी क्लास 6 या 7 के अंदर आपने इसे पढ़ा होगा। ठीक। और इसी 30% में से एक स्मॉल परसेंट ऐसा पार्ट है लैंड का जो कि हैबिटेबल नहीं है, जहां पर लोग रहते ही नहीं है। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, ऐसा क्यों? कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पॉपुलेशन बिल्कुल कम है। कई लोग रेयरली मिलते हैं, कई लोग हर 2 किलोमीटर लोग मिलते हैं और कहीं बिल्कुल ही लोग नहीं मिलते। ऐसा इसीलिए है। ऐसा है क्यों? ऐसा होने का कारण है दो। ऐसा पहला कारण क्या है? पहला कारण है द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, कहीं लैंड माउंटेन्स है तो कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटू है तो कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं इस प्रकार से। और दूसरा कारण क्या है? द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर कहीं क्लाइमेट बहुत हार्श है, लोग वहाँ रह नहीं सकते, वो सुइटेबल क्लाइमेट नहीं है। कहीं क्लाइमेट में बहुत बारिश हो रही है, कहीं बहुत ठंडी हो रही है, कहीं मॉडरेट क्लाइमेट, कहीं ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट है। इस प्रकार से अलग अलग वैरायटी है क्लाइमेट की। तो इसी प्रकार से लोग अलग अलग एरियाज में कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं कम लोग रहते हैं। देखिए जो रग्ड टोपोग्राफी हो गया, उबड़ खाबड़ ज़मीन हो गई, जो स्टीपी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स हो गए, या जो लो लेइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग हो गए, जो डेजर्ट एरियाज हो गए, तो थिक्ड फॉरेस्ट हो। ये जो एरियाज है जिनकी फोटोज हम यहाँ देखने वाले हैं, ये जो एरियाज है ये ज़्यादातर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या तो अनइनहैबिटेड या लोग रहते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सुइटेबल एरियाज कौन से हैं? जो कि एग्रीकल्चर के लोग वहाँ रहते हैं, जो एग्रीकल्चर के सुइटेबल, एग्रीकल्चर के ज़्यादा सुइटेबल एरियाज होते हैं प्लेन एरियाज और रिवर वैलीज। और ज़्यादातर पॉपुलेशन इस दुनिया के इन्हीं एरियाज में आपको मिलेंगे। ये जो एरियाज है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है, बहुत कम लोग रहते हैं या तो लोग रहते ही नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ देखिए ये रग्ड टोपोग्राफी, ये क्या है? रग्ड टोपोग्राफी, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन है, या लोग रहते ही नहीं है या फिर लोग रहते होंगे तो बहुत कम लोग रहते हैं। ये स्टीपी स्लोप, ये स्टीप स्लोप्स है, ये स्टीपी स्लोप ऑफ द माउंटेन है। क्या है? देखिए ये जो स्लोप है, ये जो स्टीपी स्लोप है, क्या यहाँ पर कोई अपना घर करके रहेगा? इस लैंड पर, इस स्लोप पर क्या अपना घर करके कोई रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट ये जो एरिया देखिए यह वाटर लॉगिंग एरियाज है, ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग एरियाज। अगर आप मान लो अपने यहाँ पर घर किया तो मान लो बारिश के दिन तो पानी बढ़ जाएगा, तो पानी का लेवल बढ़ने से ये जो घर है आपका ये तो पानी में चला जाएगा, यानी बाढ़ जब आएगा तो आपका पानी ओवरफ्लो हो जाएगा तो आपका घर चला है। तो यहाँ पर जो एरिया ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग के, वहाँ पर लोग नहीं रहते। जो डेजर्ट एरियाज हो गए, जैसे थार डेजर्ट के अंदर कि सहारा डेजर्ट के अंदर भी बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ पर रहना सूटेबल, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर लोग रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर भी सूटेबल नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं है, वाटर हो सकता है बट कम्युनिकेशन नहीं। बहुत से पॉइजनस इंसेक्ट मिल सकते हैं, स्नेक्स मिल सकते हैं, लायन टाइगर ये आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ भी रह नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते बहुत दिनों तक। जो एरियाज प्लेन एरियाज हो गए या फिर जो रिवर वैलीज हो गए, ये एरियाज बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन दुनिया के रहते हैं क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए एरिया सुइटेबल है। एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए ये एरिया जो है बहुत सुइटेबल है।
देखिए लैंड के यूज़, हम लैंड को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम लैंड को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, लैंड को हम जंगल के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, लैंड को हम माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, लैंड को बिल्डिंग हाउस घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जब लैंड को डिफरेंट पर्पज़ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स इन और इंडस्ट्रीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं, तो इसको हम कहते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं कि टर्म लैंड यूज़। जब लैंड को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको हम कहते हैं लैंड यूज़। जैसे कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं इन एरियाज़ के, आप देख सकते हो एग्रीकल्चर किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों ने अपनी पूरी इंडस्ट्री बना के रखी है, देखो यहाँ पर लोगों ने अपनी आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के रखी है। यहाँ से रिवर जा रहा है तो रिवर के पास ही तो खेती होती है, तो यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना के रखे हैं, पूरी अपनी सिविलाइजेशन बना के रखी है। यहाँ हमने जंगल बना के रखा है। यहाँ आप देख सकते हो इन एरियाज़ के अंदर माइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई माइंस मिल रहे हैं, कोई कोर्स मिल रहा है, या फिर आयरन ओर मिल रहा है, या फिर कोयले मिल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। देखिए लैंड को यूज़ करने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है फिजिकल फैक्टर, एक होता है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर से टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या है, ज़मीन की, ज़मीन प्लेन है या प्लेट्यू है या फिर माउंटेन है, कैसा है, सॉयल कैसा है, अगर सॉयल फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इनफर्टाइल हो तो नहीं किया जा सकता है। क्लाइमेट कैसा है, अगर क्लाइमेट ठीक ठाक है एग्रीकल्चर करने के तो वहाँ किया जा सकता है, अगर नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। क्लाइमेट बहुत प्रकार से, ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मानसून क्लाइमेट होता है, भाई विंडी क्लाइमेट भी होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं। वहाँ मिनरल्स मिलता है कि नहीं, कैसे मिनरल्स है, आयरन मिलता है या फिर एल्यूमिनियम मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, क्या मिलता है, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, पानी वहाँ मिलता है। देखिए यहाँ पर रिवर जा रहा है तो इसीलिए यहाँ से रिवर जा रहा है, यहाँ पॉन्ड, तो इसीलिए इसके आसपास एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अब देख सकते यहाँ पर ये रिवर जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। ह्यूमन फैक्टर क्या डिटरमाइन करता है, जैसे कि पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन वहाँ रहती है तभी वो एग्रीकल्चर करें, नहीं तो वो नहीं कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी, लोगों के पास वो हर एक टेक्नोलॉजी है या नहीं, वो हर एक सामग्री है कि नहीं एग्रीकल्चर करने के लिए, रहने के लिए, तो अगर नहीं है तो कैसे रहेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लैंड यूज के पैटर्न को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड ओनरशिप के क्लासिफिकेशन। देखिए लैंड ओनरशिप के क्लासिफिकेशन को टू टाइप्स, यानी हमने लैंड को क्लासीफाई किया है ओनरशिप के बेसिस पर, जो कि टू टाइप्स है। एक तो है प्राइवेट ओन्ड लैंड, एक तो है कम्युनिटी लैंड। ठीक है, प्राइवेट ओन्ड लैंड जैसे कि जिसको इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। प्राइवेट लैंड्स ऐसे लैंड्स होते हैं जिनको इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे कि मेरा घर, आपका घर, राम का घर, श्याम का घर, ये जो इंडिविजुअल्स घर यानी हमारी पर्सनल जमीन जिसको हमने पैसे देकर खरीदते हैं, उसका मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है। और कम्युनिटी लैंड ऐसे लैंड है जो कि कम्युनिटी के यूज़ के लिए क्या आता है, कॉमन यूज़ के लिए। पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक म्यूजियम्स, ये सभी हर किसी के लिए ओपन है। ओपन जिम एरिया ये हर किसी के लिए ओपन है, हर कोई जाके वहाँ कर सकता है कुछ पैसे देके, एवरीवन इज अलाउड टू गो देयर, ये ऐसे जगह होते हैं। और इन्हीं एरियाज को, इन कम्युनिटी लैंड को हम एक अदर नेम से जानते, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, CPR, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। डिफरेंट देखिए, हम कम्युनिटी लैंड को एक कॉमन यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वहाँ पर हम मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, पाउडर हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स, इनके कलेक्शन के लिए क्या आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न। हम लैंड को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम लैंड को, कुछ लैंड हमारे यहाँ बैरन लैंड है, इंडिया का मैप है ये पूरा, ये इंडिया का ऑफिशियल मैप है मेरे यहाँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के मैप के अंदर कि ये NCERT से लिया गया, ये मैप का जो ये है ये आपके NCERT से ही लिया गया है और ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल मैप है जो कि NCERT में था, जिसमें लिखा गया है, डाटा लिखा गया है कि हम अपने मैप को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लैंड बैरन लैंड है, कुछ बिल्डअप एंड अर्बन एरियाज़ है जहाँ पर हमने घर किए हैं, हमने अर्बन एरियाज़, कुछ क्रॉप लैंड है जहाँ पर खेती की जा रही है, कुछ डेसिडियोस फॉरेस्ट, जो ऐसे फॉरेस्ट जो ज़्यादा घने नहीं होते उनको डेसिडियोस फॉरेस्ट कहता है, जो ज़्यादा डेंस हो, ज़्यादा घना फॉरेस्ट होता है उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है नहीं। कुछ फैलो लैंड्स है, कुछ ग्रास लैंड्स है, कुछ मैनग्रूव्स है, मैनग्रूव ज़्यादातर पानी के किनारे होते हैं, कुछ मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिले हुए फॉरेस्ट, कुछ प्लांटेशन। प्लांटेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम एक ही प्रकार के क्रॉप को बहुत बड़े एकड़ में लगाते हैं उसको प्लांटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, और प्लांटेशन ज़्यादा के लिए कॉमर्शियल यूज़ के लिए, जब हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए किसी भी चीज़ को, क्रॉप को उगाते हैं तो हम प्लांटेशन ही बेसिकली प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट,
क्या होता है, श्रब लैंड हो गए, छोटे छोटे घास जो होते हैं, कुछ वेस्ट लैंड भी होते हैं, कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं हमारे हमारे अंदर, कुछ रिवर्स ऐसे गए हैं, कुछ ऐसे गए हैं, कुछ पॉन्ड्स ही, कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं, कुछ अदर्स भी हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत से फीचर, जैसे कि येलो जहाँ पर है तो ये एरिया जो है ये क्या है, फैलो लैंड्स हो गए। ये जो नॉर्मल ग्रीन वाले एरिया डेसिडियस फॉरेस्ट, जो डार्क ग्रीन वाले एरिया ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये आप देख सकते हो। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी, क्या लिखी है देखिए, यहाँ पर लिखा गया जो लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ती जा रही है। देखिए लैंड तो हमारा 30% ही है, लैंड आज भी 30% है, कल भी था और पहले भी था। यानी लैंड जो अर्थ के सरफेस के अंदर है वो लिमिटेड है, वही 30% है। बट लोग तो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोग 100 करोड़ थे, 140 करोड़ है, और ये आगे और बढ़ेंगे, है नहीं। देखिए लैंड 1947 के अंदर भी और 1947 के अंदर भी वही थी, 30% था, आज ही वही है, आगे वही रहेगा। तो ज़मीन तो वही है, बट लोग उतने नहीं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन के साथ साथ उन लोगों के पॉपुलेशन के साथ साथ उनकी डिमांड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। बट हमारे लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है। तो एक और चीज़ देखिए, हर जगह पर हम घर नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी लैंड है जहाँ पर घर किया ही नहीं जा सकता। तो इसे लैंड की जो क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। तो इसलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने जो कॉमन लैंड, जो पब्लिक पार्क्स थे पहले, जो पहले कुछ हुआ करते थे लोगों के एंटरटेनमेंट एरियाज, वहाँ पर भी लोगों ने कॉमर्शियल एरियाज़ के लिए उन एरियाज में कुछ बनाने शुरू कर दिए। यानी जो कॉमन लैंड हुआ करते थे जहाँ लोग बैठते थे, पब्लिक पार्क हो गया या फिर कुछ ऐसे एरियाज है, वहाँ पर लैंड की कमी के कारण भी लोग वहाँ पर भी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए चीज़ों को उनको बिल्डअप करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लैंड की कमी है। लैंड की कमी है तो लोग उन एरियाज को भी करेंगे, भाई सब यूज़ करने पड़ेंगे। लोग हाउसिंग कम्प्लेक्स को भी यूज बना रहे हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, और गाँव के अंदर लोग अपने रूरल एरियाज़ को जंगल काट के एग्रीकल्चर की ज़मीन बना रहे हैं, एग्रीकल्चर की ज़मीन बना रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज़। तो इसलिए देखते हुए जो लैंड यूज़ के पैटर्न में जो ज़्यादा चेंज आया है, जो कि हमारे कल्चरल चेंज ऑफ आवर सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसको वो दर्शाता है मेरे यहाँ। तो ये चीज़ें लिखी गई है। देखिए अगर हमने लैंड यूज़ को हम बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ करें, हम कॉमन लैंड को कॉमर्शियल के लिए यूज़ करें, जब गाँव के अंदर भाई फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है, शहरों के अंदर भाई ऐसे लैंड जो कि लोगों के यूज़ है वहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना, तो इस प्रकार से हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें। देखिए लैंड रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें, देखिए लैंड को हम अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर लैंड के समय ऐसे ही तो उसको केयरलेसली यूज़ करते रहे तो लैंड की डिग्रेडेशन होने लगेगी, लैंड खराब होने लगेगा, लैंड स्लाइड्स होने लगेंगे। पहले आप देखोगे जो एरियाज़ है पहाड़े वाले एरियाज़, माउंटेन वाले एरियाज़, वहाँ पर क्या होता है, जब ये रोड के किनारे जो माउंटेन्स होते हैं यहाँ से जो ज़मीन खिसक के यहाँ आ जाती है, तो ये लैंड स्लाइड्स हो गए। सॉइल इरोजन, यानी सॉइल की क्वालिटी डे बाई डे घटती है। सॉइल अगर इनफर्टाइल हो गया सभी सॉइल्स, तो इससे क्या हम एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। डेजर्टिफिकेशन हो गया, मान लो कुछ जगह ऐसे हो गए जहाँ पर धीरे धीरे सैंड पड़ने लग रहे हैं, तो डेजर्टिफिकेशन, जहाँ पहले एक ज़मीन नॉर्मल हुआ करती थी, धीरे धीरे वहाँ पर सैंड आके उसको डेजर्ट बनाया गया, तो उसको डेजर्टिफिकेशन कहा गया। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए जो मेजर थ्रेड्स है हमारे लैंड रिसोर्सेज को ख़त्म करने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये लैंड डिग्रेडेशन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है एग्रीकल्चर के एक्सपांशन के कारण। ये जो कारण यहाँ पर लिखे गए, ये कारण क्यों हो रहे हैं, हमने जो एग्रीकल्चर की ज़मीन को ज़्यादा एक्सपैंड हम कर रहे हैं। देखिए जो होता है, हम कहते हैं मोनोग्रुप्स, जो मोनोग्रुप्स यहाँ पर कुछ लैंड्स को हम यूज़ करें मोनोग्रुप्स, ये मोनोग्रुप्स क्यों होते, देखिए कुछ एरियाज़ है हमारे अर्थ भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, वहाँ पर मोनोग्रुप्स, इस मोनोग्रुप्स रहने से क्या होता है, मान लो बाढ़ आ रही है, मान लो ये समुद्र है, इस समुद्र से यहाँ से बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ जब आएगा और यहाँ टकराएगी, मोनोग्रुप्स उस बाढ़ के पानी को रोक देंगे, उसको फिर से समुद्र में भेज देंगे। अगर हमने मोनोग्रुप्स के जितने भी सारे पेड़ है, मोनोग्रुप्स के जितने भी सारे पेड़, मोनोग्रुप्स एक प्रकार के फॉरेस्ट ही होते हैं, जंगली होते हैं बेसिकली, वो यहाँ पर साइड में होते ज़्यादातर। अगर मान लो हमने इनको काट दिया, मान लो यहाँ पर पहले मोनोग्रुप्स हुआ करते थे, तो पहले मान लो इन एरियाज़ में मोनोग्रुप्स हुआ करता है, इनको हमने हटा दे, तो जो बाढ़ जब भी आएगा तो ये डायरेक्ट चला जाएगा। यहाँ पर मोनोग्रुप्स रहते थे तो वो बाढ़ को रोक देते, जब पानी अगर बढ़ रहा है तो पानी का अगर फ्लो बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो ये रोक लेते थे, कौन, मोनोग्रुप्स। बट अब रोक नहीं पाएंगे, क्यों नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भाई हो ही नहीं, तो ये पानी डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ पर, लैंड के अंदर डायरेक्ट आ जाएगा, तो इसे लैंड को खतरा भी है, लोगों को भी मुसीबत आ जाती है। तो इसीलिए हमें जो चीज़ है उसको रहना ही चाहिए।
तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है भाई अफॉरेस्टेशन। आपने जितने भी जंगल काटे हैं, डीफॉरेस्टेशन क्या है? आपको अफॉरेस्टेशन करना यानी एफॉरेस्टेशन करना, यानी आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं। ये पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि आप लैंड रिक्लेमिनेशन करते हैं, या फिर इसका मतलब है कि आप नए लैंड के क्रिएशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दुबई का जो पाल्म आइलैंड है, वहाँ पर उन्होंने नया लैंड, आर्टिफिशियल लैंड बनाया है। ठीक, आप ओवर ग्रेजिंग को चेक कर सकते हो, कितने ओवर ग्रेजिंग हो रहा है उसको चेक कर सकते हो। ओवर ग्रेजिंग कितना हो रहा है, आजकल हम कैटल्स को ज़्यादा ग्रेज करने के होते हैं, तो अगर ज़्यादा ही ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखी गई वही सेम चीज़ें यहाँ लिखी है जो मैंने बताया कि आजकल की लोग पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड ही बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, हम फॉरेस्ट जितने भी जंगल है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जितने भी हमारे अरेबल लैंड्स हैं, अरेबल लैंड्स ऐसे लैंड है जो कि ऐसे लैंड जो कि सुइटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, वो लैंड्स अरेबल लैंड्स होते हैं मेरे यहाँ। और ये जो चीज़ें हो रही है, अगर फॉरेस्ट खत्म होते जा रहा है, अरेबल जोन खत्म हो रहा है, ये एक डर है किसके लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्स का खत्म होने वाला। फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स, अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब मोस्ट जो नेचुरल रिसोर्स वो खत्म हो गए हैं। अगर नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गया तो उस नेचुरल रिसोर्स से हम कुछ चीज़ को मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाते थे, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स भी खत्म हो जाएगा। अगर नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गया तो ह्यूमन मेड रिसोर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, है या नहीं? तो इसीलिए हमें एक चीज़ कदम उठाना चाहिए कि हमें प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को चेक करना चाहिए, कितना अभी डिग्रेड हुआ है लैंड, तो उसी हिसाब से हमें एक्शंस लेने चाहिए, अवेयरनेस के लिए। तो वही चीज़ें यहाँ लेके हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें लैंड रिक्लेमेशन यानी नए लैंड से क्रिएशन करनी चाहिए, हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के यूज़ को रेगुलेट करना चाहिए या फिर इनके यूज़ को मिनिमाइज़ करना चाहिए, हमें ओवर ग्रेजिंग के ऊपर चेक करना चाहिए। कुछ ऐसे मेथड जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब ये लैंड स्लाइड्स क्या है, देखिए लैंड स्लाइड्स एक मास मूवमेंट होता है रॉक्स का माउंटेन एरियाज के अंदर। जब एक रॉक्स की या फिर एक लैंड की कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, मास मूवमेंट एक साथ मूवमेंट होती है रॉक्स के या फिर डेबरीज की, अर्थ के स्लोप डाउन, यानी ये अर्थ है, ये स्लो माउंटेन्स कहाँ है, अर्थ के में है ये, तो उनके स्लोप में जो एक मास मूवमेंट आता है और जो ये जो चीज़ें यहाँ का जो लैंड है खिसक के यहाँ आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं लैंड स्लाइड। लैंड खिसक गया, लैंड उस जगह से स्लाइड हो गया, उस स्लोप से खिसक गया। और ज़्यादातर दे ऑफन टेक्स प्लेस इन द अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक वाले एरियाज के ज़्यादा होता है। अर्थक्वेक्स जहाँ ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर भूकंप जहाँ आता है तो धरती हिलती है, धरती हिलने से क्या होता है, ये जो एरियाज है माउंटेन्स एरियाज है वहाँ पर लैंड स्लाइड हो जाता है, वहाँ पर लैंड स्लाइड्स हो जाता है। या फिर फ्लड वाले एरियाज है, अगर पानी मान लो ये कोई चीज़ यहाँ पर हमारा है और ये जो दोनों चीज़ है जो कि यहाँ इसके बीच में पानी जा रहा है, मान लो बाढ़ आ गया, बारिश बढ़ गई तो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने से पानी तो यहाँ पर ही ओवरफ्लो कर जाएगा, तो ओवरफ्लो से इस यहाँ पर जो ज़मीन होगी इसको चीर के वो चला गया, तो यहाँ पर ही तो लैंड स्लाइड्स हो ही गया। वल्कानोज वाले यार, वल्कानो फटा तो वहाँ पर भी लैंड स्लाइड्स हो जाएंगे मेरे यार। और कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर हेवी रेनफॉल भी होता है, वहाँ पर भी लैंड स्लाइड्स होने का बहुत चांसेस होता है। और इस लैंड स्लाइड के कारण क्या होता है, जो वाटर का कभी कभार क्या होता है, लैंड स्लाइड्स के कारण, लैंड स्लाइड्स मान लो ये पानी जा रहा है, ये पानी का बहाव है, पानी इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ एक माउंटेन था, क्या होता है कई बार बहुत बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर इन पहाड़ से जो लैंड स्लाइड हो जाता है, वो लैंड का जो लैंड यहाँ पर जो लैंड खिसक के आ जाता है कहाँ पर, रिवर के ऊपर आता है, तो ये रिवर के बहते पानी को, फ्लो वाटर को ब्लॉक कर रहा है, तो इससे क्या होगा, पानी तो अब यहाँ से नहीं जा सकता, तो पानी यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर वहाँ से अगर फ्लोट करेगा तो यहाँ पर मान लो अगर कोई लोग रह रहे होंगे तो उनका घर तो चला गया बाढ़ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है रिवर ब्लॉक्स कर देने से क्या होता है, एक हावोक क्रिएट करता है, भयंकर स्थिति लोगों के लिए खराब कर देता है, लोगों की जो परिस्थिति होती है उन एरिया से जो कि वहाँ पर सेटल होकर रह रहे हैं, वहाँ पर जो सेटलमेंट रह रहे हैं उनके लिए ख़राब हो जाते हैं, अगर वहाँ पर घर के लिए रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए यहाँ पर आपको घर नहीं करना, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर लैंड स्लाइड होता है और लैंड स्लाइड्स होने के कारण वाटर का फ्लो रुक जाता है, जिससे क्या होता है पानी अदर डायरेक्शन से फ्लो करने लगता है, जिससे क्या होता है बाढ़ आती है, लोगों के सेटलमेंट्स खराब होते हैं, लोगों के घर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है उन एरियाज़ में सेटलमेंट्स बनाना ही बैन कर देना चाहिए, वहाँ पर लोगों को मना करना चाहिए आप यहाँ पर घर ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते ही होते हैं, वो एक नेचुरल डिजास्टर की तरफ फैले हुए हैं।
तो इसलिए उन एरियाज़ के अंदर जो भी लाइफ बसी हुई है उनको वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने से, वहाँ के जगह को अगर कोई ऑक्यूपाई कर रहा है खरीदने के लिए, वहाँ पर उनको मना करना चाहिए। एक प्रॉपर उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए कि आप यहाँ पर घर ना करें, क्योंकि दीज एरियाज आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स। ये ज़्यादातर खतरनाक है, बहुत इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर लैंडस्लाइड होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव भी कभी कभार लैंडस्लाइड होने का फ्लो वाटर रुक जाता है। तो इसीलिए कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ लैंड, देखिए अगर लैंड पहले लैंड यहाँ हुआ करता था बट अब लैंड खिसक के यहाँ आ गया है, तो यहाँ से एक मूवमेंट हुआ है, ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल स्लाइड्स। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल साइट्स, ट्रांसलेशनल साइट्स कहते हैं इसको, ट्रांसलेशनल साइट्स, जहाँ पर जो ओरिजिनल मास से जो लैंड होके वो खिसक के अपने मूविंग मास के पास चला आता है। और जो लैंड असल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से पहले पहला लैंड खिसका, फिर उसका सेकेंड लैंड, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, इस प्रकार हम कहते हैं रोटेशनल लैंडस्लाइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हो आप, ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स है। मिटिगेशन टेक्निक क्या है? देखिए मिटिगेशन टेक्निक, दीज आर द टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, इससे एक टेक्निक, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे, इन पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, लैंडस्लाइड्स वाले एरियाज को पहचानने के लिए, उनसे सेफ रहने के लिए कुछ मेथड्स है, कुछ टेक्निक्स, उनको हम कहते हैं मिटिगेशन टेक्निक्स। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए लैंडस्लाइड से बचने के लिए, जो एरियाज प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए, जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने का बहुत खतरा है, तो वहाँ पर हमें हैज़ार्ड मैपिंग करनी चाहिए। वहाँ पर हमें पॉइंट आउट, पूरे इंडिया के मैप को लेना है, उस मैप के अंदर पॉइंट आउट करना है कि इन एरियाज जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए, तो वहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। वहाँ पर कोई अपार्टमेंट बन रहा है, फिर लोग घर कर लें, या फिर प्लॉट बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए करना, क्योंकि दीज एरियाज आर प्रोन टू दी लैंडस्लाइड। वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के बहुत चांसेस है, तो उनको मैप में लोकेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें रेटेशन वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। देखिए ये जो वॉल्स है, इन वॉल्स अगर हम बना देंगे माउंटेन के साइड में, तो जब क्या होगा, जब लैंड खिसक के आएगा तो ये वॉल जो इसको रोक लेंगे, लैंड को ये स्टॉप कर देंगे स्लीप करने से। हमें वेजिटेशन कवर को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा, इफेक्टिव मेथड होगा लैंड। जैसे कि यहाँ पर हम अगर वेजिटेशन करेंगे तो वेजिटेशन भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है लैंड स्लाइड्स को रोकने के लिए। जैसे मैंने कहा था मैनग्रोव्स बहुत इफेक्टिव मेथड है बाढ़ को रोकने के लिए, पानी के लेवल को रोकने, उसी प्रकार से। जो सरफेस ड्रेनेज होता है वो भी कई बार साबित करता है कि वो भी लैंडस्लाइड को कई बार रोक सकता है, एलोंग विथ रेन वाटर एंड स्लिप फ्लो। क्या होता है, तो कई बार अगर ये रोड है हमारा, इसको मैं रीरेस कर लेता हूँ इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा। हमारा ये मान लो रोड है, ये हमारा रोड है, और ये पहले यहाँ रोड के सटा के यहाँ पर ये रोड था, तो अगर लैंडस्लाइड होगा तो यहाँ से ज़मीन खिसक के यहाँ पहुँच जाएगी। बट अगर मैंने ड्रेनेज सिस्टम कर लिया, मान लो ये लैंड था और इसके साइड में रोड था, बट इस रोड में मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये वाला एरिया को मैंने ड्रेनेज सिस्टम कर लिया, तो मान लो अगर ज़ोरदार बारिश भी हुई तो जो पानी जाके इस ड्रेनेज सिस्टम में जाके आगे चला जाएगा। अगर मान लो लैंडस्लाइड भी हुआ, कहाँ से, इस माउंटेन से मान लो लैंडस्लाइड हुआ, तो ये लैंडस्लाइड जब होगा तो ये क्या रोड पे आ जाएगा? नहीं, ये लैंडस्लाइड होकर इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, इस ड्रेनेज का जो होल हमने बनाया होगा उसके अंदर जाके गिरेगा, ना कि रोड के ऊपर। तो लोग यहाँ से इजीली जा सकते हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स कहते हैं। ये करने से भी लैंडस्लाइड्स, हेवी रेनफॉल और स्प्रिंग फ्लोज भी हम रोक सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉइल को। लैंड रिसोर्सेस कंप्लीट हो चुका है पूरा अब हम स्टार्ट करते हैं सॉइल रिसोर्सेस। यहाँ कर एक चीज़ लिखी है, कई 100 साल लगते हैं सॉइल को कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए। सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने के लिए, सिर्फ मात्र 1 सेंटीमीटर, आपको सिर्फ अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनाना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल को आपको, सिर्फ सॉइल को आपको 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊंचा देखना है, तो इस 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनने में 100 साल लग जाते हैं मेरे यहाँ। 100 साल, 100 ऑफ ईयर्स, जो कि यहाँ लिखा है। डू यू नो? देखिए सॉइल क्या है, एक थीन, एक पतली सी ग्रेनी लेयर है। अगर सॉइल को जब छुओगे उसका टेक्सचर आपको ग्रेनी लगेगा। एक बहुत पतली सी ग्रेनी लेयर है
जो कि अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट है। जब आप सॉइल को छुओगे उसके जो टेक्सचर आपको थोड़ा सा ग्रीन लगेगा, बहुत पतली सी लेयर होती है जो कि अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सॉइल। सॉइल बना किससे? सॉइल बना है ऑर्गेनिक मैटर जो कि ह्यूमस होता है, कुछ मिनरल से बना है और वेदर्ड रॉक से बना है जो कि अर्थ में मिलती है। जो ऑर्गेनिक मैटर है मिनरल से और जो वेदर्ड रॉक है ये सभी हमारे अर्थ के अंदर मिलते हैं। अब यहाँ पर सॉइल को देख सकते, सॉइल का देखिए टेक्सचर थोड़ा सा ग्रेनी है, थोड़ा से ग्रेन्स लगते हैं इसमें अंदर है, तो दाना दाना लगते हैं। आपको देखिए दाना दाना, ये प्लेन नहीं है, ये दाना दाना वाला चीज़ है, ठीक। और ये है वेदर्ड रॉक्स, जहाँ पर वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल बनता है। सॉइल बनने के प्रक्रिया को हम वेदरिंग कहते हैं। देखिए ये सॉइल बनता कैसे? सॉइल बनता है वेदरिंग के प्रोसेस से। अगर सॉइल के अंदर राइट मिक्स ऑफ, अगर सही मिनरल्स हैं और सही ऑर्गेनिक मैटर हमारे सॉइल के अंदर है तो इससे सॉइल फर्टाइल बनता है, जिसे हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या है? एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल है फ्रॉम ग्राउंड सरफेस डाउनवर्ड्स टू वेयर द सॉइल मीट्स द अंडरलाइंग रॉक। ये एक वर्टिकल सेक्शन, देखिए ये वर्टिकल सेक्शन से सही, ये सही वर्टिकल सेक्शन से मेरे यार। आप देख रहे हो सॉइल को हम नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये एक वर्टिकल सेक्शन हुआ है, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन हुआ है जहाँ से जो पहला सरफेस टॉप सॉइल से लेकर वो रॉक तक पहुँचता है। जो सरफेस है ये वर्टिकल सेक्शन हुआ है सरफेस का, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट सरफेस जो कि डाउनवर्ड की तरफ है, वर्टिकल सेक्शन हुआ है बट डाउनवर्ड हुआ है, और जहाँ पर हम टॉप सॉइल से लेकर रॉक को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला जो सॉइल होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, जो सॉइल है वो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कोस्ट है। जो सॉइल होता है वो, ये जो सॉइल हमारा है, ये सॉइल है ये अर्थ के क्रस्ट के, पृथ्वी के सतह के सबसे टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक मिनरल्स भी हैं, कुछ रॉक्स पार्टिकल्स भी हैं जो सॉइल की लाइफ को, ज़िंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक सॉइल प्रोफाइल जो है ये एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, जिसमें कुछ सेक्शन में डिवाइड किए, टोटल 4 सेक्शन है जो कि डाउनवर्ड्स गए हैं। जिसमें पहला सॉइल है क्या? टॉप सॉइल विद ह्यूमस। ह्यूमस बोले तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल के अंदर है। नेक्स्ट लेयर जो है वो सब सॉइल है। सब सॉइल के अंदर क्या होता है? सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। तीसरा लेयर है वेदर्ड रॉक्स का सॉइल, जहाँ पर मटेरियल्स क्या होते हैं? वेदर्ड रॉक मटेरियल्स। फोर्थ जो सेक्शन है, फोर्थ लेयर जो है वो पैटेंट रॉक का लेयर है। और ये हर एक लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल हॉरिजॉन। यानी ये एक सॉइल हॉरिजॉन है, ये एक सॉइल हॉरिजॉन है, ये एक सॉइल हॉरिजॉन है, ये भी एक सॉइल है। हर एक डिफरेंट जो लेयर्स है वो एक एक सॉइल हॉरिजॉन है मेरे यार। डिफरेंट लेयर्स में है, जैसे कि पहला है टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, देन पैटेंट रॉक्स। इसके बीच में एक क्या था? वेदर्ड रॉक मटेरियल्स। इन सभी लेयर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जो भी उनका नाम है, उन सभी के डिफरेंट कलर है, डिफरेंट टेक्सचर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट थिकनेस भी है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉयल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए सॉयल बनने में कुछ फैक्टर्स के नाम, जैसे क्लाइमेट का भी योगदान होता है, टोपोग्राफी भी पता होनी चाहिए, टोपोग्राफी कैसा है उस एरिया का, क्लाइमेट कैसा है, सॉयल कैसा है, टाइम कितना मिलता है उसको, प्लांट्स एनिमल्स कैसे हैं, और पैटेंट का मटेरियल का, जो पैटेंट रॉक का जो मटेरियल कैसा है। इस प्रकार से इन सभी पांचों के 5 फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, जो कि क्या होते हैं? द नेचर ऑफ द पैटेंट रॉक। पैटेंट रॉक का नेचर क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर, बेसिकली अगर सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 2 फैक्टर्स के नाम आते हैं। पहला तो नेचर क्या है पैटेंट रॉक का, दूसरा क्लाइमेट कैसा है। इन 2 फैक्टर्स के नाम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, पैटेंट रॉक कैसा है और क्लाइमेट कैसा है। कुछ अदर फैक्टर्स भी है, जैसे कि टोपोग्राफी कैसा है, प्लेन है, प्लेट्यू है या फिर माउंटेन है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स का रोल कैसा है, क्या वो एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, टाइम कितना उसको जिया रहा है सॉइल को फर्टाइल होने में। और ये हर जगह, इसीलिए कहा था जो सॉइल है वो किसी जगह पर अच्छी होती है तो किसी जगह ख़राब होती है, तो इसलिए वो प्लेस टू प्लेस डिफर भी करती है।
सॉयल जो होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो होता है लोमी सॉयल, जिसको हम लोम सॉयल भी कहते हैं। एक तो होता है सैंडी सॉयल, एक होता है क्लेई सॉयल। ये आपकी फिगर देख सकते हो। ये ज़्यादातर आप देखोगे जो हमारा रिवर जाता है, रिवर के साइड वाले जो बालू मिलते हैं उसको सैंडी सॉयल ज़्यादा कहा जाता है। और जो क्लेई सॉइल ज़्यादा ब्राउन कलर का होता है, टेक्सचर ग्रेनी ही रहता है। और लोमी सॉइल थोड़ा सा स्लाइट ब्लैक कलर का होता है बट टेक्सचर ग्रेनी रहता है। और इसका टेक्सचर जो होता है सैंडी सॉइल, ये थोड़ा सा स्मूथ रहता है, ग्रेनी नहीं रहता इतना ग्रेन। इसमें आपको बड़े बड़े ग्रेन्स मिलेंगे, इसमें आपको छोटे छोटे ग्रेन्स मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रेनी लेयर्स सब्सटेंस, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेनी पार्टिकल्स मिलेंगे। मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर मेजर सॉइल्स क्या है? देखिए हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की एक, जो हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चरल बॉडी है इंडिया के अंदर, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने कहा है कि इंडिया के अंदर जो सॉइल है वो 8 कैटेगरीज में डिवाइड है। यानी मेजर सॉइल इंडिया में 8 है। कितने हैं? 8। क्या क्या? एक तो है अलुविलियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक कॉटन सॉइल, थर्ड वन इज रेड सॉइल, नेक्स्ट इज लैटराइट सॉइल, नेक्स्ट इज माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, नेक्स्ट इन एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल, और पेटी एंड मार्शी सॉइल। इनके डिटेल डेफिनेशन यहाँ पर क्लास 8 के अंदर नहीं है, बट इनके जो डिटेल डेफिनेशन और डिफरेंट के बारे में पढ़ना है आपको। अलुवियल सॉइल क्या है, कहाँ मिलता है, किन इन एरियाज ऑफ द इंडिया के किन स्टेट्स मिलता है, इसमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम क्लास 10 में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। अलुवियल सॉइल कैसा होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार का लेयर है, क्या इसमें कितने प्रकार की लोमी, कितने परसेंट की लोमी लेयर है, कितना क्लेई लेयर है, कितना क्या है, और किस किस स्टेट में मिलते हैं, इनमें हम क्या ग्रो कर सकते हैं हर किसी सॉइल के, ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंदर, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम क्लास 10 के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ बताया गया कि हमारे यहाँ 8 प्रकार के सॉइल टाइप कैटेगरीज है, जो कि ये है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की भी डिग्रेडेशन होती है जिस प्रकार से लैंड की होती है। देखिए जो सॉइल इरोजन होता है और जो डिप्लेशन होता है सॉइल का, ये मेजर थ्रेड्स हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल भी एक रिसोर्सेस ही है, सॉइल भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सॉइल भी एक रिसोर्स है। तो सॉइल इरोजन में क्या होता है, सॉइल डिग्रेड हो जाता है, ठीक, और डिप्लेशन यानी खराब हो जाना। और सॉइल डिग्रेडेशन में ह्यूमंस का और नेचुरल फैक्टर दोनों का ही योगदान होता है, जिससे सॉइल की डिग्रेडेशनता होती है। क्या फैक्टर्स है जो कि सॉइल डिग्रेडेशन को लेते हैं? जैसे कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर, उससे सॉइल डिग्रेडेशन होता है मेरे यहाँ। हम ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं कैटल्स की, काउस की, गोट्स की, इससे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेड होता है। हम केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, तो उससे लैंड सॉइल डिग्रेड हो जाएगा। हम रेन वॉश हो रहा है, रेन वॉश ये नेचुरल फैक्टर है, रेन वॉश। ये अगर सॉइल है, बारिश बहुत ज़ोरदार हुई तो यहाँ पर तो ये जो सॉइल था, ये सॉइल कई आपने देखा हो ना, कई बार ज़्यादा बारिश होने से जो सॉइल होता है वो सॉइल उस एरिया से जाके रोड में आता है, तो इससे रेन वॉश कहा आता है। रेन ने सॉइल को वॉश कर दिया उस एरिया से, उसको रोड में ले आएगा, तो खराबी हुई। लैंडस्लाइड होने से क्या होता है भाई, ये हमारा सॉइल है, यहाँ पहाड़ या लैंडस्लाइड हो गया तो यहाँ पर लैंड खिसक, तो ये सॉइल यहाँ से खत्म हो गया, खराब हो गया, तो ये लैंडस्लाइड हो गया। अगर बाढ़ें आती है तो फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, तो इससे भी हमारा सॉइल, देखिए बाढ़ आने से ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है। अगर ये हमारा सॉइल है, मान लो पानी यहाँ पर आ गया, बाढ़ हो गया, तो ये जो यहाँ पर जो हमारा जो सॉइल होगा, वो सॉइल वहाँ से चला गया, उस पानी के साथ साथ चला गया, तो यहाँ पर खतरनाक चीज़ है वो भी है सॉइल डिग्रेड होने का। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, हमने कंप्लीट कर दिया। आज हमने सॉइल देख लिया है, कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए सॉइल के, कुछ पार्ट बचे जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। लैंड रिसोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। देखिए चैप्टर का नाम क्या था मेरे यहाँ, लैंड, सॉइल, वाटर। तो लैंड आज कंप्लीट हो चुका है, सॉइल पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, सॉइल के नेक्स्ट पार्ट में कुछ पार्ट बचे हुए हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट में वाटर में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा आपका लेक्चर, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना लेक्चर 2 में आते समय। तो लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 आपको हो जाना चाहिए था, हो ही जाना चाहिए। और आज आपको कोई भी DHA नहीं मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।